नमस्कार, सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात करेंगे बारिश की, जहां पर स्काईमेट का पहला अनुमान यहां पर बारिश को लेकर आ गया है और उनका ये मानना है कि इस बार बारिश यहां पर करीबन 6% बिलो नॉर्मल रह सकती है। क्या कुछ है डिटेल्स और किन महीनों में यहां पर ज्यादा चिंता है, उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर टेक्सटाइल की, जहां पर हमने पॉलीमर्स के साथ साथ सिंथेटिक कॉटन के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं और जहां तक ग्लोबल ट्रेड की बात है वहां पर एक डिक्लाइन बनते हुए नजर आया है। एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, स्काईमेट के फाउंडर एंड चेयरमैन जतिन सिंह एंड फिलाटेक्स इंडिया के सीएमडी मधुसूदन बगेरिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले नजर यहाँ पर ऑफकोर्स बारिश पर रखेंगे, जहां पर स्काईमेट का फर्स्ट अनुमान यहाँ पर फोरकास्ट को लेकर आ गया है। जतिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। पहले जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था एल निनो का चिंता यहाँ पर जरूर है, लेकिन अब जो ये फर्स्ट एस्टिमेट्स यहाँ पर मॉनसून के लेकर आए हैं, जहां पर 6% बिलो नॉर्मल आप कह रहे हैं, किस तरह से आप इस नंबर पर आए हैं? किस तरह से आपको ऑल द 4 मंथ्स मॉनसून के नजर आते हैं? देखिए, आप जो मॉनसून का कोरिलेशन एलिनो के साथ बहुत स्ट्रांग है। हम लोग ये दिस विल बी आवर 15th ईयर ऑफ द फोरकास्ट एंड वी हैव सीन कि 97 to 98% ऑफ द टाइम जब भी एलिनो होता है तो मॉनसून खराब हो ही जाता है। और देयर इज अ कोरिलेशन, इफ देयर इज एन एलिनो देयर 80% चांस है कि वो बिलो नॉर्मल रहेगा, 60% चांस है कि वो ड्राउट रहेगा। और हम लोगों ने जनवरी से वार्न किया हुआ था और सिचुएशन अभी तक है। और ये दिस इज सपोज्ड टू बी स्ट्रांग इन सुपर एलिनो। तो अगर आपको आज गेस लेना है अप्रैल में कि जून जुलाई अगस्त सितंबर कैसे रहेंगे, सो देन यू नो दैट इज द मोस्ट रिलायबल गेस यू कैन टेक। बिलो नॉर्मल जो हम लोगों ने भेजा है परसेंटेज है वो 70% पर है, जिसमें से अभी हम लोग आई एम मोर कॉन्फिडेंट दैट दिस मॉनसून इज गोइंग टू बी सब पावर, खराब रहेगा। फिर बात आती है कि इसका टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग का सोचना है कि पहला पार्ट जून ऑनसेट वगैरह हो सकता है ठीक ठाक हो जाए, लेकिन जैसे ही एलिनो स्ट्रेंथन करता है अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर में, वैसे ही जो रेन है, जो वॉल्यूम रेन है, वो कम हो जाएगी। और हम लोग का अनुमान ये भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस साल जो मॉडल आउटपुट वगैरह दिखा रहे हैं कि सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा इम्पैक्ट आएगा रिलेटिवली टू द रेस्ट, बट ऑल दैट इज ओपन टू स्पेकुलेशन। लेकिन आप ये अभी तो काफी कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूं कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट मॉनसून 2026। इट इज मोर लाइकली टू फेल और बी सब पार। जैसे आपने कहा कि सेकंड हाफ ऑफ मॉनसून यहाँ पर ज्यादा चिंताजनक रह सकता है, तो ये मान के चलें कि जून जुलाई बेहतर रहेगा, अगस्त सितंबर ऑन द वीकर साइड, या फिर शुरुआत से ही यहाँ पर एक वीक मॉनसून का लॉन्च एटसेट्रा होता हुआ देखेंगे? देखिए, उसको स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों पैटर्न्स होते हैं कि जून 2014 में, अगर मुझे अच्छी तरह याद है, जून वाज -55% और 2015 में जून वाज अ +17%। बोथ आर डाउट ईयर्स। लेकिन जो अभी जिस तरह से एनसो की का एवोल्यूशन है, वी थिंक इट इज अ सेकंड हाफ, जुलाई अगस्त सितंबर, वेयर द प्रॉब्लम्स विल अकर। और जैसे आपने कहा सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर एक वीकर मॉनसून रह सकता है, क्या हम चिंताएं फिर यहाँ पर महाराष्ट्र गुजरात जैसी स्टेट्स के लिए भी देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं हिस्टोरिकल पैटर्न देखूंगा तो there is a very bizarre climatological change that has happened over the last 20 years. वो है कि गुजरात और राजस्थान में मॉनसून ठीक ठाक निकल जाता है। लेकिन आपका जो एरियाज जो प्रोन है वो नॉर्थ वेस्ट हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दीज पार्ट्स हैव बिकम, कर्नाटका आंध्रा वगैरह वाला साइड जो है, अगर मैं ये सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट इलाका ले लूं, सीम टू बी मोर वल्नरेबल। इस साल जो इंडिकेशन है कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वगैरह निकल जाएगा, पर अगर मैं स्टेट वाइज देखूं तो से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र और ये तेलंगाना, आंध्रा वगैरह का इलाका इज seems to be vulnerable, but that we'll have to see. जतिन, यूजुअली जब हम मॉनसून डिस्कस करते हैं, एल निनो के साथ साथ हम आईओडी एटसेट्रा भी देखते हैं, तो दूसरे बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे नजर आते हैं? देखिए, आईओडी भी मॉनसून में आपको बताया था, मॉनसून का फोरकास्ट जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है फार आउट। आईओडी में वेरिएबिलिटी बहुत होती है और अचानक चेंज करता है। 2019 में जो एलिनो ईयर था उसमें आईओडी अचानक बहुत स्ट्रांग हो गया था। दिस इज ईयर आई शुड आल्सो कॉशन दैट सो फार ऑल्दो वी आर फार आउट, द आईओडी शोइंग पॉजिटिव। सो देयर आर ईयर जैसे 2019 और 1997 जिस साल आईओडी पॉजिटिव रहा और एलिनो का इंपैक्ट कम हुआ, वो प्रोबेबिलिटी है।
लेकिन इट इज टू फार आउट। अगर मुझे आज रिस्क मैनेजमेंट करना पड़े तो मैं एलिनो को लूंगा, क्योंकि आईओडी की रिलायबिलिटी और उसका इम्पैक्ट बहुत बहुत मैं ये नहीं, बहुत स्पैस्मोडिक होता है नहीं होता, अचानक बढ़ जाता है। सो we'll have to see, but it is positive. There is some probability that it might counter the El Nino, some. एल नीनो की ही बात कर लेते हैं, बिकॉज जहां भी जो भी रिपोर्ट जतिन उठा के देखें उसको मॉन्स्ट्रस एल नीनो, सुपर एल नीनो और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एडजेक्टिव्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाए इस बार यहाँ से? जैसे आपने कहा सेकंड हाफ का मॉनसून यहाँ पर थोड़ा सा ऑन द वीकर साइड रह सकता है। अगर मॉनसून एंड अराउंड उसके भी देखें तो एल नीनो के क्या इस तरह के इम्पैक्ट यहाँ पर इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में देखने को मिलेगा? देखिए एल नीनो के जो इन माय एक्सपीरियंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एल नीनो, और जितना स्ट्रॉन्ग एल नीनो हो क्या उससे उतनी कम बारिश होती है, उसका कोरिलेशन नहीं है। मैंने देखा है कि माइल्ड एल नीनो में बारिश कम होती है, या सुपर स्ट्रॉन्ग एल नीनो में भी बारिश कभी कभी बिलो नॉर्मल और ठीक ठाक निकल जाती है। सो आई रियली कांट पुट माय फिंगर ऑन इट, ओके, बट I mean, you could say that this could be a bit below normal is the best bet I can make. और जो कोरिलेशंस होते हैं लीनो की, जब बारिश यहाँ कम हो जाती है तो साउथ चाइना सी में टाइफून्स वगैरह होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो वो भी क्योंकि यहाँ लोज कम बनते हैं और उस तरफ ज्यादा बनते हैं। तो दैट इज द अदर ग्लोबल कोरिलेशन दैट आल्सो हैपेंस विद एल नीनो। ऑलराइट, तो कुछ चिंताजनक ऑफ कोर्स यहाँ पर बात निकल के आ रही है। जो मॉनसून है स्काईमेट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 6% बिलो नॉर्मल रह सकता है। सेकंड हाफ ऑफ मॉनसून यहाँ पर और भी वीक रहने की एक्सपेक्टेशन है बिकॉज ऑफ एल निनो। जतिन सिंह एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो बेसिक इनिशियल डिटेल्स भी देने के लिए। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप ये मॉनसून और इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे आता हुआ? क्योंकि जिस तरह की स्थिति फिलहाल है, अनसर्टनिटी, जियोपॉलिटिक्स, और उसके बाद अगर वीक मॉनसून भी एक और चीज यहाँ पर जुड़ जाती है तो एग्री एंड फर्टिलाइजर के लिए इसके क्या मायने हैं? ये बिल्कुल परेशानी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर तो ऑलरेडी थी कि फर्टिलाइजर की शायद कमी हो सकती है, या वेदर जो कंसर्न है ये ऑलरेडी माउंट हो रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। तो आई थिंक ये अगर एल नीनो जैसे सर ने बताया अगर हावी होता है या बिलो नॉर्मल अगर रेंज होती है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए थोड़ा सा डेंट पॉसिबल है। और इसी के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी जो अक्रॉस दी एग्री कमोडिटीज है वहां पर कुछ ना कुछ हमें एक बार ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ग्वार गम की बात करूं मैं तो 10 से 12% की तेजी ऑलरेडी हमने दर्ज करके देखी है। कॉटन में एक अच्छी मजबूती हमने पिछले 5 से 10 दिनों में आते हुए देखी है। सोयाबीन के प्राइसेस में थोड़ा बहुत उछाल हमने आता हुआ देखा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस ये कुछ ना कुछ दर्शा रही है कि शायद आने वाला समय जो है मानसून को लेकर चिंतित समय है। वेल, ये तो बात हुई मॉनसून की और कमोडिटीज की, लेकिन दिनेश जी इसके साथ साथ अगर हम क्रूड के प्राइसेस देखें जहां पर 115 के आसपास नाइमेक्स है, 110 के आसपास ब्रेंट का ट्रेड है, क्या लगता है जिस तरह से एक तरफ डेडलाइन, दूसरी तरफ पीस ट्रूस प्रोग्रेस की बात है, नेगोशिएशंस हैं, बाजार ऑफ कोर्स काफी असमंजस में है लेकिन मोर और लेस स्टेडी? को अगर देखें तो एकदम शार्प चार्ट है। नीचे के लेवल जो 6,6500 के आसपास के जो लेवल से वहां से ऑलमोस्ट डबल होता हुआ आया प्राइसेस, लेकिन अभी भी चार्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। लेकिन कोई एक न्यूज है, कोई स्पाइक है जो प्राइसेस को एकदम से शार्प डाउन दे सकती है। तो आई थिंक 10,450 ये लेवल एमसीएक्स में एक बार आ सकता है। इन लेवल से दोबारा एक बार खरीदारी बन के 10,930 के लेवल अपसाइड हमें देखने मिल सकते हैं। क्रूड ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन न्यूज बेस यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग चीजें होती है। डेडलाइन जैसे जैसे अप्रोच हो रही है, कोई ना कोई अलग सी न्यूज आ रही मार्केट में जो प्रभावित कर रही है। तो आई थिंक प्रोबेबली ट्रेडिंग के लिए आज से क्रूड को हाल फिलहाल अवॉइड करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल 10,450 का लेवल नीचे बाइंग के लिए। ऑलराइट, क्रूड का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर काफ़ी सारी कमोडिटीज़ पे आता हुआ देखा है, फिर चाहे वो फर्टिलाइज़र है, सिंथेटिक रबर है, टेक्सटाइल्स है, पॉलीमर है, पॉलीथिलीन है, सभी जगह हमने प्राइस राइज बहुत बड़ा आते हुए देखा है। फिलाटेक्स इंडिया के सीएमडी मधुसूदन बगेरिया भी हमारे साथ हैं। मधुसूदन जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्रूड का इम्पैक्ट क्लियरली यहाँ पर सिंथेटिक कॉटन और हमने साथ ही साथ पॉलीमर्स, पैकेजिंग मटेरियल सब जगह आता हुआ देखा है। आपकी क्या सेंस है जो टैक्स रिलीफ यहाँ पर सरकार की तरफ से आया है, कितना सपोर्ट है और ओवरऑल प्राइसेस को लेकर आपका क्या व्यू है? नमस्कार। क्रूड का काफी इम्पैक्ट है। हमारा मेन रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड से ही बनता है। 2 रॉ मटेरियल है, पीटी और एमईजी। तकरीबन वॉर से पहले और अब तक 40% प्राइसेस बढ़ चुके हैं और गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी हटाई है उससे डेफिनेटली रिलीफ मिला है। तो अभी हम लोग जितना भी प्राइस बढ़ा है उसका 70% कस्टमर्स को पास ऑन कर पा
और डिमांड भी काफी इफेक्टेड है क्योंकि ऊंचे भाव पे खरीद कम करना चाहते हैं। लगता है कि कभी भी भाव टूट जाएंगे, कभी वॉर रुक जाएगा तो भाव गिरेंगे और सबके पास हाई कॉस्ट इन्वेंट्री रह जाएगी। कपड़े की डिमांड भी कम है, उसी हिसाब से यार्न की डिमांड भी कम है। बट मेन ड्राइविंग टेक्सटाइल के अंदर आज के दिन पॉलिएस्टर ही है। पॉलिएस्टर वर्ल्ड में आज के दिन 60% से ऊपर टेक्सटाइल का भाग है। तो आगे जाके लगता है कि एक बारी वॉर रुकेगी तो रिकवरी आ जाएगी एंड प्राइसेस भी थोड़े से स्टेबलाइज होंगे और गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी कम करी है इससे थोड़ा सा रिलीफ मिला है। अदरवाइज तो सब लॉस में जा रही थी कंपनी, ना लॉस नहीं होएगा, ब्रेक इवन पे सब चल पाएंगे। बघेरिया जी, इस साल की शुरुआत, इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कहें या फिर इस कैलेंडर ईयर की शुरुआत करें, दोनों ही काफ़ी अनसर्टन मूड के तौर पर वहाँ पर हुई हैं। अगर इस स्लाइड को देखकर यहाँ पर आगे चला जाए तो क्या लगता है इस फाइनेंशियल ईयर में किस तरह से सेगमेंट, सेक्टर, इंडस्ट्री आगे बढ़ते हुए नजर आएगी और आपको लगता है सरकार से और मदद की जरूरत पड़ेगी? सरकार से तो और मदद नहीं है क्योंकि सरकार ने, बट ये जरूर कहेंगे कि 3 महीने के लिए रिलीफ दिया है। 3 महीने इंपोर्ट के अंदर बहुत ही छोटा पीरियड होता है। 1.5-2 महीने तो ऑर्डर प्रोसेस होके और निकलने में ही लग जाता है। तो एटलीस्ट इसको 6 या 9 महीने के लिए करना चाहिए। जब तक लड़ाई रुक के और सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक इसको जारी रखना चाहिए। तो ये हमारी सरकार से विनती रहेगी। बाकी तो धीरे धीरे डिमांड आएगी, एक बारी लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि और भाव चेंज नहीं होंगे तो फिर लोग खरीदेंगे। तो इंडिया में तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है वॉर की वजह से। बघेरिया जी, इंटरनेशनल मार्केट्स के क्या हाल है? कितना आप वहां पर कारोबार करते हैं और क्या ग्लोबल ट्रेड का इम्पैक्ट आप पर भी आया है? हम लोगों का एक्सपोर्ट बहुत कम है, 2-3% है, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट में एमएमएफ में कोई भी चाइना के अगेंस्ट compete इतना नहीं कर पाता। तो एक्सपोर्ट इंडिया से काफी कम है, धागे का एटलीस्ट। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन फ्रेट रेट्स काफी बढ़ गए हैं तो जो भी जा रहा है उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो है। और रॉ मटेरियल सारा काफी इम्पोर्ट होता है कि इंडिया रॉ मटेरियल में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ऑलमोस्ट एमईजी जो है उसके अंदर तो ऑलमोस्ट वी इम्पोर्ट 40% ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड पीटीए के अंदर भी अराउंड 30% ऑफ द रिक्वायरमेंट इम्पोर्ट करते हैं। तो लेकिन पीटीए चाइना से मिल जाता है तो उसकी अवेलेबिलिटी की इशू नहीं है। लेकिन एमईजी मेनली मिडिल ईस्ट से जहाँ पे ये सब हो रहा है तो उसकी का भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। बघेरिया जी, जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इंडियन डिमांड की जहाँ तक बात है वो स्टेडी है, डिसेंट है आपने कहा। तो किस तरह की डिमांड ग्रोथ हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं या आपको लगता है बाजार स्टेडी रहेंगे उस लिहाज से? ग्रोथ तो अभी मुश्किल है, वॉर रुकने के बाद ग्रोथ आएगी, बट अभी जो भी चल रही है उतनी मेंटेन हो जाए वही बड़ी बात है। जैसे आपने कहा रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर बढ़ी है और 30-40% रॉ मटेरियल का हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। जहाँ तक इंडियन डिमांड की बात है, कितना आपने शुरू में कुछ कहा कि कितना प्राइस राइज एज ऑफ नाउ कस्टमर्स को आपने पास ऑन कर दिया है, पूरा का पूरा कर दिया है? ये ऑलमोस्ट 40% रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं तो उसका 75% हम लोग पास ऑन कर पाए हैं, 10-12% नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारे को 5% कस्टम ड्यूटी से रिलीफ मिला है तो उससे एटलीस्ट हम लोग सब अब ब्रेक इवन पे आ गए हैं, कैश लॉस नहीं है। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर गवर्नमेंट इसको जारी रखेगी तो बेहतर रहेगा, एटलीस्ट फॉर 9 months टिल द कैलेंडर ईयर। फेयर पॉइंट। बघेरिया जी बहुत शुक्रिया। जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका जो रॉ मटेरियल है उस पर ड्यूटी शुरू से ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग रॉ मटेरियल बना रहे हैं पीटीए एमईजी उनको बहुत फर्क पड़ेगा। हम लोगों के रॉ मटेरियल पे भी 5 थी और फिनिश पे भी 5 थी, तो हम लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा तो बेटर रहेगा। पॉइंट टेकन। बघेरिया जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ रॉ मटेरियल कॉस्ट का इंक्रीज का इम्पैक्ट यहाँ पर जरूर है, लेकिन जैसे कहा गया कि जो ड्यूटी रिलीफ यहाँ पर सरकार की तरफ से आया है वो सपोर्टिव है, एज ऑफ नाउ ब्रेक इवन है। लेकिन सरकार से जो मदद है उसका एक एक्सटेंशन चाहिए होगा और जब तक वॉर चलती है तो तब तक अनसर्टनिटी भी है और थोड़ा सा बिजनेस में कंसर्न्स भी हैं। लेकिन बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं क्योंकि स्टेडी मूव्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं दिनेश जी। जो इनिशियली हम देखते थे कि वॉर हो रही है, क्रूड ऊपर जा रहा है तो गोल्ड एंड सिल्वर में लगातार गिरावट है, वो ट्रेंड थोड़ा सा अब थोड़ा सा डिसलोकेट होता हुआ दिखा है। बिल्कुल निश्चित तौर से डिसलोकेट ही हो रहा है क्योंकि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन को ऐड कर रही है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट घटने के चांसेस दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं।
एक्सपेक्टेड था कि शायद 2026 में 2 या 3 रेट कट होने की संभावना है, अब जो धीरे धीरे नगण्य या जीरो होते जा रही है, ये मुख्य कारण है जो गोल्ड की प्राइसेस को निरंतर प्रेशर में क्रिएट कर रहा है। और हम पिछले दिनों से देख भी रहे कि नीचे हमने 1,30,000 के लेवल देखे थे, ऊपर में 1,55,000 के लेवल देखे हैं, और अब पिछले 8 से 10 दिनों से एक चॉपी मूव चल रहा है, 1,43,000 डाउन साइड और 1,52,000 अप साइड, यही दायरा ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक यही दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इंट्राडे को अगर ट्रेड करना चाहे तो 149, 200, 300 की जो जोन है, एक सपोर्ट एरिया है, इन लेवल से बाइंग बनकर आ सकती है दोबारा। 1,50,800 के अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। 148,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। दिनेश जी, बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं। निचले स्तरों से यहाँ पर निफ्टी सेंसेक्स में रिकवरी है। अगर रुपया देखा जाए तो वो भी 93 के राइट साइड पे कारोबार कर रहा है। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, कैसे देखते हैं आप यूएस का डेडलाइन, आरबीआई पॉलिसी मीटिंग, ये सारी की सारी चीजें, और कल यहाँ पर किस तरह का ट्रेड हो सकता है और रुपए में यहाँ पर अब आपकी क्या सेंस है? बिल्कुल टू मच ऑफ न्यूज फ्लोज है, हर दिन मतलब ट्वीट देखते रहना पड़ता है, न्यूज का फ्लो देखना रहता है कि कहां पर क्या हो रहा है, क्या अपडेट आ रहा है। और मुझे लगता है कि रुपया में कहीं ना कहीं टॉप आउट बन चुका है। 95.40, 95.11 जो लेवल जो बने थे, आई थिंक दैट इज द टॉप आउट। गवर्नमेंट और आरबीआई की भी जो मेजर्स है वो भी प्रेशर एक्ट क्रिएट करेंगे। डाउन साइड मुझे लगता है आने वाले समय में 91-20 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। और ये भी एक कारण रह सकता है जो इंडियन मार्केट में एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर को प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ब्रेक में जाएं उससे पहले आपकी सेंस यहाँ पर मेटल्स पे क्या बन रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी के बाद एल्यूमिनियम में कुछ ठहराव देखने को मिला है और कॉपर की गिरावट थोड़ी सी थमी है, कुछ खरीदारी लौटी है। मुझे लगता है जिंक और एल्यूमिनियम आज दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं, खास करके जिंक जो 325 के लेवल के ऊपर निरंतर सस्टेन कर रहा है। 331 के अपसाइड टारगेट आज या प्रोबेबली कल हमें देखने मिल सकते हैं। और वही अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो मुझे लगता है कि 351, 352 ये जो जोन है ये एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। इन लेवल से बार बार बाइंग आ रही है। जैसे ही 356 का लेवल क्रॉस करेगा प्रोबेबली 10 रुपए का मूव हमें देखने मिल सकता है। और कॉपर में कुछ करने की राय नहीं है फिलहाल इन करंट लेवल्स पे? किस सेक्टर में? कॉपर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। नीचे में 1160-61 के आसपास सपोर्ट लेता है, 1172 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है। तो 10 रुपए का दायरा है, बहुत ज्यादा कुछ करने लायक नहीं लगता है। ऑलराइट, तो कॉपर में एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम में परफॉर्मेंस बेहतर आ सकती है। तो दिनेश जी की राय है कि यहाँ पर कारोबार किया जा सकता है। दिनेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ यहाँ पर व्यूअर्स के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट। स्वागत है आपका। और ओपनिंग मार्केट्स में आज हमने सॉवरेन बॉन्ड्स में यहाँ पर एक रिवर्सल आता हुआ देखा। बाजार की नज़र यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे है, जहाँ पर कच्चे तेल को लेकर सतर्कता बढ़ी है। ब्रेंट क्रूड की अगर बात की जाए तो इस साल में हमने यहाँ पर 85% के गेंस देखे हैं। यूएस क्रूड करीबन 100% तक इस साल में अब तक चढ़ चुका है 2026 कैलेंडर ईयर में। और अगर रशियन उरल्स की बात की जाए तो 140% का इजाफा वहां पर इस साल में देखने को मिला है। तो इस सब का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन और आगे जाकर किस तरह के रेट्स रह सकते हैं इस पर बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ एक अनसर्टनिटी भी है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर ईरान को एक तरफ तो डेडलाइन दी है और दूसरी तरफ यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए बात भी की है, ट्रूस प्रपोजल भी दिया है। तो इन सब के बीच में यहाँ पर किस तरह से अगले 24 और 48 घंटे निकलेंगे इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। हैविंग सेड दैट, FY27 की पहली MPC फर्स्ट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग यहाँ पर 8 अप्रैल यानी कल है, जहाँ पर ब्याज दरों को लेकर तो बाजार को लगता है कि वो दरें यहाँ पर आरबीआई स्थिर रखेगी, लेकिन लिक्विडिटी मैनेजमेंट, महंगाई और ग्रोथ आउटलुक पर यहाँ पर फोकस जरूर रह सकता है। सरकार आज 34,000 करोड़ के 10 साल के बॉन्ड्स भी बेचेगी और साथ ही साथ राज्य सरकारें यहाँ पर 18,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में भी हैं। मार्केट्स का ध्यान यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स पर भी रहेगा, जहाँ पर जापान के बॉन्ड डील्स 1999 के बाद यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर हैं। यूएस ईरान जंग से महंगाई बढ़ने का खतरा है और साथ ही साथ ग्लोबल ब्याज दरों को लेकर उम्मीदों में बदलाव की वजह से भी यहाँ पर हम मनी मार्केट्स पर एक चेंज आता हुआ देख रहे हैं।
CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.